शाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर है कार्यक्रम हेलो किसान। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक फोन इन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम हर रोज एक अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। आज का विषय है पपीते की नर्सरी एवं रोपाई। इसके अलावा आज हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन विषयों के बारे में अगर आप और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, इसका मतलब आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे रुकावट नहीं आती है। बहरहाल हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग IIRI पूसा नई दिल्ली में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर SK पांडे भी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं ICR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल हरियाणा से। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि पपीते के बारे में जहां तक बात है तो ये बहुत ही गुणकारी है, चाहे जो इसकी कच्ची सब्जी हो या फिर पका पपीता हो, हर लिहाज से काफी गुणकारी है और ऐसे में इसकी मांग भी बड़ी अच्छी रहती है। तो किसानों के लिए इसकी व्यवसायिक खेती का क्या महत्व है और खासतौर पर नर्सरी की अगर बात करें तो क्या उचित समय होता है नर्सरी लगाने का? मैम, जहाँ तक फलों की बात करते हैं तो फलों में पपीता एक ऐसा फल है जो कि एक साल के अंतर्गत 12 से 15 महीने के अंतर्गत इसकी फल आ जाती है। इसके फल हमारे मार्केट में आ सकते हैं। तो ये सबसे जल्दी माने आय का जो है, हमारे फलों में सबसे जल्दी आय का स्रोत है एक पपीता की खेती। और इसके अलावा आपने अभी बताया कि जितना गुणकारी है ये, इसके सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा इसमें पाई जाती है। विटामिन ए के अलावा विटामिन सी भी है, इसका कई मिनरल्स मैटर्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो खेती, इसकी जो है, इसका यूज जो है आपके बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य संबंधी, खासतौर से जो पेट से संबंधित जो रोग हैं उनमें इनका किया जाता है। जहाँ तक इसकी नर्सरी का सवाल है मैम, नर्सरी बहुत ही एक महत्वपूर्ण, या एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हमारे जो खेती का कार्यक्रम है, नर्सरी या पौधशाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि यदि हमारे पौधे ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी बागवानी भी स्वस्थ नहीं हो सकती है। तो हमें सबसे पहले पौधशाला में जो हम करने चलते हैं तो हमें सबसे पहले ये ख्याल करना पड़ता है कि हमारे जो पौध हों वो स्वस्थ हों, माने वो किसी प्रकार से रोग से ग्रसित ना हो और वो किसी माने हर प्रकार से क्वालिटी युक्त, गुणवत्ता युक्त नर्सरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई जहां नर्सरी लगानी है उस जगह का चुनाव कर लें। तो नर्सरी हमारे पपीता में दो तरह से लगाते हैं। या तो किसान भाई सीधे खेत में क्यारियां बना के कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा है कि किसान भाई अपनी नर्सरी जो है वो पॉलिथीन की थैलियों में उसमें उगा सकते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि किसान भाई सीधे खेत में करना चाहते हैं तो 3 मीटर गुणित 1 मीटर, मतलब 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ाई की जो है क्यारियां बना ले। और थोड़ा ऊंची क्यारियां बना ले किसान भाई। ऊंची क्यारी का मतलब है कि 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी हो जमीन से, जिससे कि पानी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि पानी, जो पपीता जो है पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील फसल है। यदि पानी लगता है तो पौधे उसमें मर सकते हैं। जी हाँ, तो और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पपीते की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए? हम विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पपीता जल्दी तैयार होने वाली फसल है। पपीते का पौधा नाजुक होता है। ऐसे में अगर पानी थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो इसे नुकसान पहुंचा सकता है। पपीते की नर्सरी तैयार करते समय काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
पपीते को फफूंदी वाली बीमारियों से ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए नर्सरी वाली जगह में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जमीन पूरी तरह स्वस्थ और कीड़ों व रोगों से मुक्त होनी चाहिए। पपीते की नर्सरी लगाने से पहले क्यारी की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर ले। मिट्टी से भूसा, खरपतवार, फसलों की जड़ें, अधगले पत्ते और डंठल निकाल दे। 5 किलो बालू, गोबर की 20 किलो खाद और नीम की 1 किलो खली को मिट्टी में मिलाकर क्यारी बनाए। सिर्फ स्वस्थ और परिपक्व बीजों का ही चयन करें। बीजों को थिरम या किसी दूसरे कवकनाशी से उपचारित करें। 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम थिरम काफी है। जमीन में नमी की वजह से पौधों के गलने का खतरा रहता है। इसके लिए बुआई से 15 दिन पहले क्यारी को 2.5% फॉर्मल्डिहाइड के घोल से उपचारित करें और फिर 48 घंटे बाद पॉलिथीन से ढककर उसे कीटाणु रहित कर लें। बीजों को आधा सेंटीमीटर गहरा लगाएं। बीजों के बीच 1 इंच की दूरी रखें, जबकि कतार से कतार की दूरी 3 इंच होनी चाहिए। हर 2-3 दिन बाद फव्वारा विधि से सिंचाई करते रहे। इस तरह से बोए बीज 15 से 20 दिन में उगाते हैं। वहीं जिन किसानों ने पपीते की फसल लगाई हुई है, वो पाले से पौधों को बचाएं। इसके लिए पौधों को पुआल से ढक दें और समय पर सिंचाई करें। फरवरी के आखिर में पुआल को हटा दें। जी हाँ, तो पपीते की खेती से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बसंतकालीन गन्ने की बुआई के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर पांडे, बताएं हमें कि गन्ना जो है वो हमारी प्रमुख फसलों में से एक है। इसकी बुआई कब कब होती है और इसमें जो बसंतकालीन गन्ना है, खासतौर पे इसकी क्या अहमियत है किसानों के लिए? किसान भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं कि गन्ने की फसल की बिजाई का समय 2 बार होता है। एक होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, जो बीत चुका है जी। अब शरद बसंतकालीन जो बिजाई है ये 15 फरवरी से 15 मार्च तक का निर्धारित समय है। लेकिन हमारे किसान भाई 15 फरवरी से 15 मार्च या 15 अप्रैल तक लगाते हैं जी। और कुछ किसान भाई हमारे गेहूं की कटाई के बाद भी लगाते हैं। अच्छा। लेकिन गन्ने की बिजाई का उपयुक्त और अनुशंसित समय 15 फरवरी से 15 मार्च है। बिल्कुल, यानी कि वसंतकालीन गन्ने की बुआई का ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है और अभी आप बिजाई कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। कौन सी है वो बातें, जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। ये समय वसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए एकदम सही है। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में गन्ने की बुआई की जा सकती है। गन्ना एक मुख्य नकदी फसल है और गन्ने की खेती करने के कुछ खास फायदे हैं। गन्ने में प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, पाला, ज्यादा बरसात और सूखे जैसी विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है। गन्ने की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की जरूरत होती है। गन्ने की बढ़वार के समय गर्म, नम और ज्यादा बरसात का होना काफी अच्छा रहता है। बलुई, दोमट, दोमट और भारी मिट्टी में वसंतकालीन गन्ने की खेती की जा सकती है। इसके अलावा उचित जल निकास वाली जैव पदार्थ और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में भी गन्ने की खेती कर सकते हैं। बुआई के लिए वसंतकालीन गन्ने के स्वस्थ बीज का ही चयन करें। गन्ने को बीजों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लें। ऐसा करने से बीज जनित बीमारियों जैसे लाल सड़न, उकटा, कंडुवा, पेड़ी कुंठन और घासीय के प्रकोप की आशंका काफी कम हो जाती है। बुआई के लिए अपने इलाके के हिसाब से किस्मों का चयन करें। गन्ने की बुआई शुगर केन प्लांटर मशीन से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कुंडरों में करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। वसंतकालीन गन्ने की बुआई देर से काटे गए धान वाले खेत में और तोरिया, मटर व आलू की फसल से खाली हुए खेत में की जा सकती है। जी हाँ, तो बसंतकालीन गन्ने की खेती से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सिंह की पपीते की खेती के बारे में भी हमें बताएं कि ये जो नर्सरी पपीते की होती है, क्या ये सही समय है नर्सरी लगाने का? और जैसे कि आप बता रहे थे क्यारी और प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है नर्सरी लगाते समय? जहाँ तक नर्सरी लगाने का समय है, नर्सरी 2 बार लगा सकते हैं किसान भाई। उस समय के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप पौधे को रोपण करना चाहते हैं। जैसे हमारे जो
दिल्ली का क्षेत्र है या जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत है, वहाँ पे चूंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए आप जो है पौध का रोपण जो है फरवरी के 2nd वीक या 3rd वीक से लेकर के आप मार्च तक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है आपको कम से कम 45 से 60 दिन पहले नर्सरी डालनी पड़ती है। तो इसका महीना मतलब ये हुआ कि हमें जो नर्सरी जो है वो नवंबर के अंत के महीने में या दिसंबर की शुरुआत में हमको नर्सरी डाल देना चाहिए। चूंकि ठंड इस समय ज़्यादा पड़ती है तो किसान भाई को ये करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके कुछ पॉली हाउस या पॉली टनल या टनल पॉली की जो है बना लें और उसके अंदर जो है नर्सरी को डालें, क्योंकि ठंड में जो है पपीते की पौध का रोपण अच्छी प्रकार से नहीं होता है। दूसरा महीना है, दूसरी बार जो रोपण करते हैं हम लोग उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे कि पौध पानी ज़्यादा वर्षा होती है। उन जगहों पे हम लोगों को पौध जो लगाते हैं सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के महीने में लगाते हैं। इसके लिए हम लोगों को जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम लोग को नर्सरी लगा देना चाहिए। अब किसान भाई इतना ख्याल करें कि हमको 45 से 60 दिन की पुरानी पौध चाहिए, तो उसी के अनुसार आपको पौध का नर्सरी लगानी है। नर्सरी लगाने के लिए जो सबसे अच्छा तापमान होता है वो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का होता है। यदि हम 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बीज रोपण करते हैं तो हमारा बीज जो है 12 से 15 दिन में बीज का जमाव हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, उनसे बात कर लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अनिल राठौड़ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं झालावाड़ से, आइए उनसे बात करते हैं। अनिल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। अनिल जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से। जी अनिल जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मुझे ये जानकारी चाहिए थी मैम कि पपीता की खेती के लिए कितने बाय कितने के गड्ढे करते हैं? जी ठीक है। हाँ, पपीता की खेती के लिए अनिल जी आप 45 बाय 45 बाय 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा जो है गड्ढा खोद सकते हैं। एक दूसरा सवाल भी था मेरा। जी बोलें। सर ये सवाल था मेरा दूसरा कि जैसे कि अपन जैविक करना चाहते हैं। क्या? जी जैविक खेती करना चाहते हैं पपीते की? जी हाँ जैविक से करना चाहते हैं। ठीक। हाँ, पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो गया। 45 गुणित 45 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना होगा आपका 6 फीट बाय 6 फीट की दूरी पर। ठीक है। दूसरा, जो आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती करने के लिए आपको शुरू से ही ख्याल करना पड़ेगा कि कम से कम 3 साल से पहले उस खेत में किसी प्रकार का कोई भी खेती न की गई हो। कोई भी रसायन जैसे आपका खरपतवार नाशक, कीटनाशक, पौधनाशक, पौधरोग नाशक या कोई फर्टिलाइजर या इस तरह की केमिकल फर्टिलाइजर न डाली गई हो उसमें। तो आप जो गड्ढा जब खोदते हैं तो गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। मिट्टी को बाहर निकालने के बाद उसमें कम से कम, यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो कम से कम 10 किलोग्राम गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद हो, जिसको हम लोग कहते हैं वेल रॉटन, पूरी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद हो। 1 किलोग्राम उसमें आप डाल सकते हैं नीम की खली डाल सकते हैं। आधा किलो आप हड्डी का चूरा या बोन मिल जिसे बोलते हैं हम लोग, ये सब डाल करके आप शुरुआत कर सकते हैं। ये शुरुआत होगी आपकी जैविक खेती की शुरुआत, जिससे कि आप पौधरोपण से पहले कम से कम 30 से 45 दिन पहले गड्ढा खुदाई करवा लें। खुदाई करने के बाद उसमें गड्ढा को भर करके छोड़ दें और जब बरसात हो जाती है या हल्का सिंचाई करने के बाद उसमें आप पौधरोपण करेंगे। जैविक खेती के बारे में आपको यही ख्याल करना है कि जब भी आपको कोई भी डालना, जैसे कि कोई कीट लगता है तो कोई कीट लगने पे आपको जो नीम का तेल है उसको आपको डालना पड़ेगा, या उस तरह का एजोटोस्पेरलम या बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं जितने भी हमारे हैं, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरलम है, देन आपका माइकोराइजा है, हमको इनकी खेती इनको डालना पड़ेगा। हमको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो। हाँ, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अनिल जी मुझे उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और जैविक खेती के बारे में विस्तार से यहाँ पर जानकारी मिली है आपको, तो आप इस जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे और जैविक खेती को अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे, वसंतकालीन गन्ने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छी किस्मों के बारे में बताएं। उत्तर भारत में गन्ने की सबसे अच्छी किस्म CO 0238 जो हमारे ICR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से निकाली गई है जी, जो वर्षों से हमारे गन्ना किसानों को और चीनी उद्योग को काफी लाभ दे रही है। और अभी भी इस वैरायटी के
तुलना में कोई अच्छी वैरायटी नहीं आई है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाएगी, उत्तर भारत के किसान भाइयों को, कि CO 0238 किस्म की बिजाई करें, और दक्षिण भारत के किसान भाइयों को CO 86 किस्म की खेती करने की अनुशंसा की जाती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले ले। राहुल नागपुरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से। राहुल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल पपीते को लेकर के था। मैम, पपीते में जो फुट रॉट और एक रिंग स्पॉट वायरस करके एक डिजीज लगती है मैम, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। और एक इंसेक्ट लगता है मिलीबग करके, ये थोड़ी परेशानी क्रिएट करता है मैम, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए मैम डिटेल में, कि इसको कंट्रोल कैसे करें, डिजीज को भी हम कंट्रोल कैसे करें। जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका राहुल जी, आइए इसके बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर सिंह बताइए। पहला आपने बोला फुट रॉट का, तो फुट रॉट जो होता है एक फंगस के द्वारा लगता है। ये फंगस पूरा कम्प्लेक्स फंगस है, पिथियम है, फाइटोप्थोरा है, कई फंगस है इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप ये प्रयास करें राहुल जी कि आपके खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। पानी प्रयास करें कि पौधे को पानी से बचाएं। उसके पहले आप मिट्टी को ट्रीट कर लें। सबसे पहले आप जब पौध लगाते हैं तो सॉइल को आप ट्रीट कर लें, मिट्टी सॉइल के ट्रीटमेंट से आपका ये रोग नहीं लगेगा। यदि आपका ये रोग लग जाता है तो आपको करना क्या है कि रीडोमिल का जो है 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में उसको करके आप उसके पास ड्रेंचिंग करिए। जहाँ की जड़ का, जहाँ से मिट्टी से जहाँ लगा है पौधा तना आपका, वहाँ पे आपको ड्रेंचिंग कर दीजिए। तो इस तरह से आप उसको सड़न को या जड़ गलन को आप रोक सकते हैं। दूसरा आपने पूछा था कि रिंग स्पॉट वायरस। ये रिंग स्पॉट वायरस जो है ये वायरस जनित रोग है। ये जो है कीड़े के द्वारा फैलता है। इसके लिए जो कीड़ा है आपका एफिड है, माहू, इसके द्वारा फैलता है। और माहू को कंट्रोल करने के लिए आपको एक दवा आती है इमिडाक्लोपिड, ठीक है। इसको 3 ml दवा 10 लीटर पानी में 21 दिन के अंतराल पर या 25 दिन के अंतराल पर आप इसको छिड़काव करते रहें। और शुरुआत इसकी ऐसे करें कि जब नर्सरी आप लगाते हैं, शुरुआत नर्सरी से होनी चाहिए आपकी, कि जब नर्सरी लगाते हैं पौध की तो किसी शेड नेट में या नेट हाउस में करें, या उसको बोलते हैं इंसेक्ट प्रूफ नेट, उसमें करें, जिससे कि ये जो एफिड है वो उसके अंदर जा ना पाए। और उसके वहीं से शुरुआत करें और उसके हर 21 दिन के बाद आप इसकी छिड़काव कर सकते हैं। या जब आप नर्सरी डालते हैं तो कोई सिस्टमेटिक फंगिसाइड जो ग्रैन्यूल्स में आती है उसका भी उपयोग करके आप जो है इसका जो है रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल राहुल जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में हमारे दर्शक कई सवाल हमारे पास भेजते हैं दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर के जरिए भी, तो ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। डॉक्टर पांडे, एक सवाल पूछा है गन्ने के किसान ने, सुधीर जी हैं उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ये पूछा है कि हमारे गन्ने में ऊपर की चोटी में कीड़े लग जाते हैं जिससे पत्तियां सूख जाती है और गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। इसके लिए क्या उपचार करें और हमारे क्षेत्र के लिए गन्ने की उन्नत किस्म कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश के लिए जैसा मैंने पूर्व में बताया कि CO 0238 किस्म उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्यों के लिए उपयुक्त है। वैसे वैरायटी पंजाब, हरियाणा के अलावा उड़ीसा तक, बिहार तक अच्छा कर रही है। तो मैं सुधीर जी को सलाह देता हूं कि CO 0238 की खेती जो आप इनके पास वही है जिसके बारे में इन्होंने पूछा है प्रश्न जी। और जो रही बात कीड़े की, तो CO 0238 किस्म चोटी बेधक कीट के प्रति बहुत ही संवेदनशील है जी। इसमें चोटी बेधक कीट, जब हम लोगों ने इस वैरायटी को निकाला था तो हर किसान भाई को बताते थे कि भैया इसमें CO 0238 किस्म तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जबकि टॉप बोरर या चोटी बेधक कीट का आप नियंत्रण कर लेंगे। जो किसान भाई इसका नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अधिक उपज के बजाय उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए इनको मैं सलाह ये देना चाहूंगा कि आपका जो रिपोर्ट है, आपने जो बताया है आपके गन्ने की फसल में CO 0238 किस्म होगी और उसमें टॉप बोरर, जिसे हिंदी में चोटी बेधक कीट कहते हैं, का प्रकोप हुआ है। और इस कीट का प्रकोप इस बार पाया गया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी काफी हुआ है। 20 से 25% तक नुकसान पाया गया। तो इसकी बहुत तरीके हैं, जैसे कि खेत से जब शुरू की अवस्था में इसके नर और मादा गन्ने की पत्तियों पर बैठते हैं, धवल रंग के होते हैं, तो इनको आसानी से पकड़ के हाथ से मार दिया जाए। 1 हफ्ते में कोई खर्च नहीं होता। तो एक मादा कीट 250 अंडे देती है, 250 सुंडियां निकल के 200-250 गन्नों में घुस जाती है।
जी। तो ये सबसे उपयुक्त तरीका है कि शुरू की अवस्था में अगर एक मादा कीट को या नर मादा को पकड़ के मार दें तो बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा है मैकेनिकल कंट्रोल में कि जो टॉप बोरर से ग्रसित सूखे गन्ने को काट के खेत से निकाल दें। अच्छा। नहीं तो इसकी जनरेशन आगे भी बढ़ती है। तीसरा है कि अप्रैल के अंत में या मई माह के पहले सप्ताह में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 17.8% जो दवा है इसको 300 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों में, गन्ने के पौध की जड़ों में जी पॉलर ड्रेंचिंग करें, जिससे कि इस कीट का प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण हो जाएगा। आगे की फसल में जरूर करेंगे। जी डॉक्टर पांडे, दोबारा आपका रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र राव जी इस वक्त इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जितेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जितेंद्र जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है और कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आती है। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं पपीते की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। पपीते की खेती के बारे में? जी हाँ, क्या सवाल है? मैं किस प्रकार से शुरुआत कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि कैसे शुरुआत करें पपीते की खेती की। तो नर्सरी से जुड़ी यहाँ पर कई जानकारियाँ आपको मिली है। मैं चाहूंगी डॉक्टर सिंह आप बताएं कि जो इसकी रोपाई का समय होता है वो कब होता है और किस तरह से इसकी रोपाई की जाती है? पौधे की रोपाई के लिए जैसा अभी मैं बताया था कि 2 समय होता है, 2 समय पर आप रोपाई कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती हो तो पौधे जो है ठंड से बचने के लिए, जहाँ की ठंड ना मिले, उसलिए हम लोग कहते हैं कि फरवरी मार्च में प्लांटिंग करिए ताकि ठंडक खत्म हो जाती है। और दूसरा मैंने बताया था आपको सितंबर के लास्ट से लेकर के अक्टूबर के महीने तक ये 2 बार है पौध को रोपण करने का। पौध रोपण से पहले आपको जो है गड्ढे खोदना पड़ेगा। सबसे पहले आप मिट्टी की देख लीजिए। मिट्टी जो है सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए और जिसमें कि पानी न लगता हो। आपके वहां जल निकास की अच्छी सुविधा हो। वहां पे आप 6 बाई 6 फीट पे 6 फीट कतार से कतार और 6 फीट पौधे से पौधे की आप रो बना लें और 45 गुणित 45 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद लें। गड्ढे से मिट्टी को बाहर निकाल लें। उसी मिट्टी में जो है 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद बढ़िया से मिला लें और उसके मिलाने के बाद यदि आपके एक क्षेत्र में या एरिया में इसकी दीमक का प्रकोप हो रहा हो तो कम से कम 20 ग्राम जो है क्लोरोपाइरीफास उस मिट्टी में मिला करके उस मिट्टी को भर लें। इसके बाद पौध का रोपण करें। पौध का रोपण जो करें वो शाम के समय करें। शाम के समय जब करते हैं तो थोड़ा सा 2:30 से 3 बजे के बाद करें, जिससे कि थोड़ा छाया रहे। और पौधरोपण करने के बाद तुरंत उसमें सिंचाई कर दें, हल्की सी सिंचाई कर दें, जिससे कि पौधा जो है आपका पकड़ ले। शुरुआत इस तरह से करिए आप। बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे कैसे करेंगे शुरुआत के बाद में। फसल प्रबंधन से जुड़ी अभी कई और बातें हैं जो जानना बाकी है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे और साथ ही बसंतकालीन गन्ने के बारे में भी आज हमारी बातचीत जारी है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पपीते की नर्सरी और रोपाई और बसंतकालीन गन्ने की बुआई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। सलमान खान जी इस वक्त हमारे साथ पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। सलमान जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सलमान जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, जो 0238 गन्ना है ना, उसमें रेड रॉड आने के कारण गन्ना सूख रहा है काफी। सलमान जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से दोहरा दें। जी 0238 में रेड रॉड आने के कारण गन्ना सूख रहा है, तो कौन सी रेड रॉड आ रहा है गन्ना उपज न मिले। जी गन्ने की आपने ये किस्म लगाई है, क्या समस्या आ रही है? रेड रॉड रोग, रेड रॉड आने के कारण गन्ना सूख जाता है, बहुत फसल एकदम सूख जाती है। ठीक है ठीक है, आइए जानते हैं क्या उपाय करें। जी डॉक्टर पांडे क्या आप सुझाव देंगे इन्हें? मैडम जी कौन सी प्रजाति लगाएं जो इसके बराबर का हमें वजन मिले? जी ठीक है, आप सही बता रहे हैं। गन्ने की CO 0238 किस्म में उत्तर प्रदेश के तराई एरिया, जो उधर शाहजहांपुर खीरी एरिया है, उस एरिया से रिपोर्ट आई है कि CO 0238 किस्म में लाल सड़न, रेड रॉट ये बता रहे हैं, उसको हिंदी में कहते हैं लाल सड़न रोग जी। और लाल सड़न रोग गन्ने का कैंसर है। यह बीमारी आने के बाद गन्ने की वैरायटी को बड़ा नुकसान होता है, और जब हम लोग वैरायटी नई नई किस्म निकालते हैं और जब किस्म निकालने के क्रम में जब देखते हैं कि जिस वैरायटी में टेस्ट करते हैं लाल सड़न और सूखा रोग की संभावना होती है, तो उस वैरायटी को हम नहीं निकालते हैं। और इस पैरामीटर को पार करते हुए CO 0238 जब हमने रिलीज किया था उस समय रेजिस्टेंट थी, इसमें रेड रॉट नहीं पाया गया था। लेकिन जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन और इसको पुरानी किस्म होने के नाते कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रही है कि CO 0238 किस्म में उत्तर प्रदेश में लाल सड़न बीमारी आ गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग गन्ने की खेती करते हैं, एक सीधा सा प्रश्न क्या है कि क्या आपने कभी बीज शोधन किया किसी कवकनाशी, फफूंदनाशी या फंजीसाइड से? अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये बहुत ही आवश्यक कार्य है कि जब भी हम गन्ना का बीज जमीन में डालें तो उसका बीज शोधन करें। क्या आपने बीज शोधन किया? बिल्कुल नहीं किया, लाल सड़न रोग आया। अब लाल सड़न रोग जहां आ रही है, आपको सलाह दी जा रही है कि लाल सड़न रोग से ग्रसित खेतों से बीज न लें। उन खेतों में मुड्ढा, जिसको रैटून कहते हैं, पेड़ी कहते हैं, उसको न छोड़ें। पुनः उसमें गन्ना न लगाएं कोई किस्म।
उस खेत में, गन्ने के खेत में एक बार अगर आप धान की फसल ले लेंगे तो रेड राट के जितने फफूंद हैं, फफूंद के जीवाणु वो मर जाते हैं, अगली साल आप गन्ना लगा सकते हैं। जी। दूसरा क्या है कि उस खेत से बीज न लें, खेत दूसरे खेतों से, स्वस्थ खेत से बीज लें और बिजाई के समय खेत में ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद होता है जो रेड राट के फफूंद को खाने वाला परजीवी है, इसको खेत में डालें बिजाई के समय, अंतिम जुताई के समय, या कूड़ में बीज डालने से पहले डालें। फिर बीज शोधन, आपको कार्बेंडाजिम 50% फंजीसाइड है, इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर बीज को कम से कम 15 से 20 मिनट तक डुबाकर फिर बिजाई करें। जी। फिर जमाव और अंकुरण और फुटाव होने के बाद मिथाइल थायोफिनेट नाम की दवा का स्प्रे करें। इससे डॉक्टर पांडे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं एक सवाल और पूछ लेना चाहती हूँ। सलमान जी का दूसरा सवाल था कि किस किस्म का चुनाव वो कर सकते हैं अगर इस किस्म के बजाय कोई दूसरी किस्म लेना चाहें। उत्तर प्रदेश हमारी CO0238 किस्म हमारे पूरे उत्तर भारत के लिए उपयुक्त है, खास करके 5 राज्यों के लिए। ठीक है। उसी में उत्तर प्रदेश भी आता है जिसके लिए उपयुक्त है। अगर इन्हें वैरायटी बदलने की आवश्यकता है तो इससे अच्छी वैरायटी है नहीं। फिर भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, शाहजहांपुर से जो वैरायटी निकली हैं, आप उन संस्थानों से संपर्क कर उनकी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सलमान जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पांडे, आपका दोबारा रुक करेंगे हम, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी जल्दी से ले लेते हैं। सोमनाथ जी इस समय सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैम, पपीता के बीज संबंधी जानकारी मुझे चाहिए मैम। जी पूछिए सवाल। कि क्या आप यूट्यूब पे देखते हैं कि वैसा भी पपीता है कि जो 1 क्विंटल तक फल देता है? वैसा किस्म कोई अच्छा बताए। सोमनाथ जी, क्या चाहते जानकारी? जी सर, यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं कि बताया जाता है कि पपीता एक पेड़ से 1 क्विंटल तक फल देता है। क्या ऐसे भी वैरायटी उपलब्ध है? सबसे जो अच्छी वैरायटी है सोमनाथ जी, वो है रेड लेडी या 786 सबसे उपयुक्त वैरायटी यही है आपके लिए। खासियत इसकी कई खासियत है इसकी। सबसे ज्यादा, जैसा उन्होंने कहा कि 1 क्विंटल तो हम नहीं कहेंगे, ये जो वैरायटी की कंपनी है वो कहती है कि 1 क्विंटल, लेकिन कम से कम आपको 65 से 70 किलो प्रति पौधा इसकी जो उपज हो जाती है। खासियत ये है मैम कि इसका जो फल है 1 से 1.5 किलो का होता है और इसका गूदा जो होता है वो कड़ा होता है। गूदे का रंग जो है वो लाल होता है, ऑरेंज से लेकर के लाल होता है, और इसकी जो मिठास है वो कम से कम 14% तक होती है। जो कि हमारी जो यहाँ की वैरायटियां हैं उसमें 10 से 11% होता है। जी जी जी। कुछ और उन्नत किस्मों के बारे में बताना चाहेंगे यहाँ पे डॉक्टर सिंह? जो पपीता है जी, पपीता में 2 तरह की किस्में होती हैं। एक तो होती है एक लिंगी वैरायटियां जिसमें कि नर एवं मादा निकलते हैं। एक होती है कि जो जिसको हम बोलते हैं कि द्विलिंगी, मतलब एक होता है उभय लिंगी होता है या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या मादा फल होते हैं, जिसमें 2 तरह की प्रजातियां होती हैं। जो एक लिंगी प्रजातियां हैं उसमें जो पूसा नन्हा है, जो हमारे संस्थान के विकसित की हुई वैरायटी है, पूसा ड्वार्फ है। इस तरह से ये 2 वैरायटियां बहुत ही माने प्रचलित वैरायटियां हैं, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ। और जो उभयलिंगी है, खास तौर से हम लोग यही कहते हैं किसान भाइयों से कि जहां तक जो उभयलिंगी प्रजातियां हैं जिसमें कि मादा और नर और मादा दोनों एक में और मादा अलग, उभयलिंगी और मादा दोनों आते हो, जिसमें कि 100% फ्रूटिंग होती है, उनको लगाएं। उसकी प्रजातियां हैं, एक तो है सूर्या वैरायटी है, एक है प्रभात है, अर्का प्रभात वैरायटी है, और उसके अलावा कोयम्बटूर की कोयम्बटूर 3 है, कोयम्बटूर 7 है, और सबसे जो प्रचलित वैरायटी है आपकी, जब हमने अभी नाम लिया, एक है आपकी ये रेड लेडी 786 और दूसरी है सिंटा। कुछ वैरायटियां BNR सीड्स की भी निकली हुई हैं। एक है अमीना करके वैरायटी है, एक शबनम करके वैरायटी है, और एक विनायक वैरायटी है। ये सारी प्रजातियां जो है आपकी जो द्विलिंगी, जिसे मैंने बताया आपको, जो उभयलिंगी वाली फल है, तो ये इन, और किसान भाई जहां तक हो सके इन किस्मों का
चयन करें। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हम उनका सवाल ले लें। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गन्ने की बुवाई करने के पहले जैसे हम भूमि का उपचार करते हैं, बीज का उपचार करते हैं और पर्याप्त नमी होती है, इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो सके? क्योंकि गन्ना बहुत बड़ा होता है, उसमें हमें बुवाई के लिए ऊपर का भाग लेना चाहिए कि नीचे का भाग लेना चाहिए कि पूरा गन्ना काट करके बोना चाहिए, एक आंख का बोना चाहिए कि दो आंख का काट करके बोना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत ही विस्तार से पूछा है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बताएं डॉक्टर पांडे। हाँ मिश्रा जी, आप जितना बताए 2 आंख का काट के बिजाई करना चाहिए। अगर आपको सुविधा है तो 1 आंख की बिजाई करें और अच्छी बात है। 2 आंख की करें, 1 या 2 आंख की बिजाई करें। और आपका प्रश्न है कि बीज शोधन भी करें, कार्बेंडाजिम 50% से भूमि शोधन करें, क्लोरपाइरिफास बीज डालने के बाद गन्ना के खेतों में 2 लीटर क्लोरपाइरिफास गन्ना के बीजों के ऊपर डाल के तब मिट्टी ढकें। मिट्टी ढकने का तरीका है कि बस 2 इंच मिट्टी बीज के ऊपर हो, ये नहीं कि पाटा चला के कर दें। दूसरा, जो आप लोग 27 इंच पे खेती करते हैं, कम से कम 4 फीट पे, और 238 या किसी गन्ने की किस्म 3 फीट से कम तो खेती ही नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अधिक से अधिक किसान 60 इंच पे खेती करते हैं। जो गन्ने की पैदावार बढ़ाना, 1.5 गुना करने के लिए केवल लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट 5 फीट पे कर दी जाए तो गन्ने की उपज अपने आप बढ़ जाएगी और 4 से 5 फीट बचे हुए स्थान में अंतः फसल ली जा सकती है। जी बिल्कुल, और भी जानकारी लेंगे आपसे आगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, यशवंत जैन जी। आइए उनसे बात करते हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। यशवंत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो यशवंत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार साहब जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मिल रही है साहब। मैं सबसे पहले तो हेलो किसान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए यशवंत जी, आपसे ये गुजारिश करेंगे, हम सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जिनमें कि आजकल जो वित्त मंत्री जी ने हमारा बजट पेश किया था। जी हाँ, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, उसमें हमारे कृषि क्षेत्र के लिए काफी योजनाओं का वो ऐलान किया गया। और आज हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने भी अभी थोड़ी देर पहले हमको संबोधित करके बताया कि किस प्रकार वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में एक अलौकिक जो हमारे लिए घोषणाएं की है। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि हम जो पपीते की खेती करते हैं उसमें नर और मादा के पौधे होते हैं, तो हमको बड़ी परेशानी होती है। तो उसके बारे में हमको बताएं कि हम कौन सा पौधा ऐसा लगाएं जिसके कारण हमको सिर्फ फल मिल सके। और फल में भी ये है कि अच्छी किस्म के फल हमारे यहाँ मिल सके जो कि पेड़ में पक सके और उसकी बिक्री ज्यादा हो सके। जी। यशवंत जी, आपने जो अभी हम इसके पहले बताया था मैं आपको कि जहाँ तक हो सके आप उन किस्मों का चयन करें जिसमें कि मादा और उभयलिंगी, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं उसको कि गायनोडायसियस या द्विलिंगी से हम बोलते हैं द्विलिंगी। तो आप उन किस्मों का चयन करें जिसमें कि इस तरह के फूल आते हैं। ये मतलब हुआ कि इसमें 100% आपके फल आएंगे। अंतर ये होगा कि जो मादा का जो फल होगा वो गोल आएगा। जो हमने कहा आपसे, मादा का जो फीमेल है, फीमेल फ्लावर का फल जो आएगा गोल आएगा, और जो उभयलिंगी का फल आएगा वो थोड़ा सा आपका सिलिंड्रिकल आएगा, लंबा आएगा। तो इसके लिए जो हम सबसे उपयुक्त किस्म बताए आपको वो है आपकी रेड लेडी, और आपके मध्य प्रदेश में बहुत ही बढ़िया कर रही है। मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक रेड लेडी है। दूसरी सिंटा है, सिंटा भी एक बहुत ही अच्छी किस्म है, आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेराइटियाँ आपके बताया सबनम है, अमीना है। इस तरह से आप इनके किस्म की खेती करें जो कि बहुत ही उपज वाली हैं और इसमें आपका नर पौधे नहीं आएंगे। यदि आपके नर प्रजाति का चयन करते हैं जिसमें कि नर आती हैं तो उसमें कम से कम एक जगह पे 2 से 3 पौधे लगाएं।
जिससे कि फूल आने के समय आपको ये मालूम हो जाए कि कौन सा नर है, तो हमें नर पौधे को काट देना चाहिए हम लोगों को। तो हम उस केस में हम लोग कहते हैं कि यदि आपको केवल नर ही वाली वैरायटी उपलब्ध है तो आप एक गड्ढे में 2 या 3 पौधे का रोपण करें, जिससे कि फूल आने के बाद हम नर पौधे को अलग कर दें जी। तो इस तरह से आप जो है अच्छी फलत पा सकते हैं। जी यशवंत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि बजट का भी आपने जिक्र किया, हमने लगातार देखा है कि सरकार की प्राथमिकताओं में गांव और जो किसान है वो हमेशा से रहे हैं और इस बार भी यही झलक हमें बजट से मिलती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहूंगी कि जो गन्ने की बिजाई है उसके लिए उपयुक्त विधि क्या है, ट्रेंच विधि किस तरह की होती है और इसके क्या फायदे हैं? ट्रेंच विधि कम से कम, जैसा कि नाम है ट्रेंच माने कि नाली बना के गन्ने की बिजाई करना जी। इसमें कम से कम 1 फुट गहराई होती है और ट्रेंच विधि में 4 से 5 फीट पे गन्ने को लगाया जाता है। और गन्ना हमारी C3 फसल है जिसको कि प्रकाश और हवा दोनों की आवश्यकता है। अगर किसान भाई 4 से 5 फीट पर गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ने को भरपूर प्रकाश और हवा का संचार होता है। गन्ना नीचे से ऊपर तक एक समान मोटा होता है जी। प्रति एकड़ गन्ने की उपज ज्यादा हो जाती है केवल दूरी बढ़ा देने से। इसके अलावा फायदा ये है कि हमारे किसान भाई गन्ने के बीच प्रवेश कर अपने फसल का निरीक्षण कर सकते हैं, कौन सी कीड़ा बीमारी लगी है, क्या आवश्यकता है। दूसरा, अपना छिड़काव यंत्र लेके उसमें आसानी से आ जा सकते हैं। तो आज मैं इस माध्यम से किसान भाइयों को सूचना देना चाहूंगा कि जो आप लोग 2 फीट पे गन्ने की बिजाई कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। केवल बिजाई का लाइन से लाइन गन्ने की कतारों की दूरी बढ़ा के उपज दूनी कर लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है जी। और उतने ही समय में 1 एकड़ में 40,000 पौधों को मेंटेन करिए। और हमारी जो 238 या कोई भी किस्म है 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है तो 800 कुंटल यील्ड ले सकते हैं जी। अगर यही 2 फीट पे करते हैं तो गन्ने का वजन नहीं हो पाता, कंपटीशन रहता है, बहुत कमजोर होती है, उपज कम हो जाती है जी। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी सकूं छूं। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं।
इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने, हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मनोज पाल जी इस समय सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मनोज जी टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, पूछिए अपना सवाल। जी जी बताइए। जी मिले। जी मनोज जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन के जरिए बात करें। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब से कि मैं उत्तर प्रदेश सीतापुर का रहने वाला हूँ और गन्ने की खेती करता हूँ। तो गन्ने में इस समय जो है 0238 जो पदार्थ, इसमें लाल सड़न रोग बहुत लग रहा है, जिससे किसानों को बहुत क्षति उठानी पड़ रही है और फसल भी बढ़िया नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। तो इसके निजात के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। जी तो डॉक्टर पांडे बताएं एक बार फिर से, अगर कुछ सुझाव देना चाहेंगे आपके मनोज पाल जी को। मनोज पाल जी, आप जानते हैं कि गन्ने की फसल हो या कोई फसल, रोग और कीड़ा लगना स्वाभाविक है जी। और आप वर्षों से मनोज पाल जी सीतापुर में हैं और हमारे सीए 0238 किस्म का आनंद ले रहे हैं, काफी संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ त्रुटियां आपसे रह गई जो आप लाल सड़न रोग की जो प्राथमिकता थी उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग खेती नहीं करते हैं। वर्षों से लगातार खेती करते करते उसमें लाल सड़न बीमारी का पिछले साल से धीरे धीरे रिपोर्ट मिल रही है। तो मैंने अभी बताया था कि लाल सड़न रोग के लिए उस खेत में आप गन्ने की बिजाई न करें, उस ग्रसित खेत से बीज न लें, उस गन्ने के खेत में एक साल धान की फसल लें, उसके बाद आप गन्ने की फसल लें। अगली बार जब आप दूसरे के स्वस्थ खेत से बीज लें या हमारे संस्थान से आप प्राप्त करें। हम टिश्यू कल्चर से रेड राट नाम का बीमारी खत्म करके बीज दे सकते हैं। टिश्यू कल्चर से निकाल के हमारे पास बीज है, आप हमारे से बीज ले जाएं। उस बीज की खेती में रेड राट नहीं आएगा। और आप अगल बगल से अगर बीज लेते हैं तो इथाइल थायोफेनेट का यूज करिए और कार्बेंडाजिम से बीज शोधन करिए। और खेत में बिजाई के समय अंतिम समय आपको वो डालना है ट्राइकोडर्मा परजीवी फफूंद जो रेड राट का है। तो इतना अगर आप काम करते हैं तो अगली फसल आपकी स्वस्थ निकलेगी। जी मनोज जी, उम्मीद है कि इन उपायों को जरूर आप अपनाएंगे आगे से और इससे जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, हम पपीते की खेती जो किसान करते हैं उन्हें खाद उर्वरकों का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? खाद उर्वरक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पपीता की खेती में, क्योंकि पपीता में जो है एक बार वृद्धि होने के बाद, वानस्पतिक वृद्धि के बाद उसमें फिर फूल और फल लगना शुरू करता है, तो फल लगता ही जाता है। तो इसके लिए किसान भाई शुरू से ही ख्याल करें, जब पौधरोपण करते हैं तभी हम लोग कहते हैं कि कम से कम वो 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद गड्ढे में डाल दें। उसके बाद जो है 2 महीने के बाद, पौध लगाने के 2 महीने के बाद से उर्वरकों का उपयोग करें। उर्वरक में जैसे कि यूरिया है, डीएपी है या सिंगल सुपर फास्फेट यूज कर सकते हैं डीएपी की जगह पे, और पोटेशियम सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। हम जैसे कहते हैं कि यूरिया, तो यूरिया का जो है कम से कम 600 ग्राम यूरिया ले लें। डीएपी लेते हैं तो 400 ग्राम ले लें,
डीएपी की जगह यदि डीएपी नहीं डालना चाहते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट यूज करना चाहते हैं किसान भाई, तो आप जो है 1200 ग्राम ले लें। और पोटास जो है वो, पोटेशियम सल्फेट जो है वो 800 ग्राम ले लें। इस पूरी मात्रा को 6 बराबर भाग में, 5 या 6 बराबर भाग में बांट लें और इस पूरी मात्रा को हर पौध लगाने के दूसरे महीने के बाद या तीसरे महीने के बाद से शुरू करें और हर 2 महीने के अंतराल पर इस खाद को डालते जाएं। और प्रयास ये करें कि दिसंबर और जनवरी जो ठंड का महीना होता है उस समय किसी भी खाद का प्रयोग न करें। और किसान भाई जब भी खाद का उपयोग करें तो प्रयास ये करें कि खाद डालने के बाद खेत में हल्की सी सिंचाई कर दें, जिससे कि खाद अच्छी प्रकार मिल जाए। खाद कब कहाँ डालना चाहिए? पौधे के कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी पर, गोलाई में, पौधे के गोलाई में डालें। जब भी डालें 1 से 1.5 फीट की दूरी पर गोलाई में, और पौधे मिट्टी के ऊपर ही डाल करके हल्का सा उसको जो है फावड़े के द्वारा या खुरपी के द्वारा उसको आप मिला दीजिए। बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है पपीता की जड़ें ऊपर होती हैं तो पपीता की जड़ों का कटने के चांस बना रहता है। तो ऊपर ही डाल करके उसको अच्छी प्रकार से मिला दें। उसके बाद आप हल्की खेत में सिंचाई करवा दें, जिससे कि ये खाद अच्छी प्रकार मिट्टी में आपके मिल जाए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरु सहाय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से, उनसे बात करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। गुरु सहाय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। ये बता रहे हैं कि पपीते की जो हम लोग पौधा लगाते हैं जी, तो इसमें प्रति पौधा कितना खाद डाला जाता है और कौन कौन से खाद डाला जाता है? जी ठीक है, आइए जानते हैं। अभी गुरु साहब जी बताया मैं आपको कि प्रति पौधा डालने के लिए यूरिया, जैसे वैसे तो हम लोग बोलते हैं 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 400 से 450 ग्राम पोटास, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन यदि आप इसको खाद के रूप में डालना चाहते हैं तो यूरिया 600 ग्राम ले लें, डीएपी 400 ग्राम ले लें और पोटास 800 ग्राम ले लें। और इस पूरी मात्रा को जो है 5 से 6 भाग में बना लें इस पूरी मात्रा को, और पौध रोपण के 2 महीने के बाद इस खाद को डालना शुरू करें। प्रयास ये करें कि दिसंबर जनवरी के महीने में इस खाद को न डालें, क्योंकि उसमें ठंड ज़्यादा रहती है तो पौध उसका उपयोग खाद का नहीं कर पाता है। और इस खाद को डालने के बाद आप खेत में हल्की सिंचाई कर दें। जहां तक माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग कहते हैं सूक्ष्म तत्व के बारे में, पोषक तत्व के बारे में, तो जिंक सल्फेट का 0.5%, मतलब 5 ग्राम जिंक सल्फेट 1 लीटर पानी में घोल करके चौथे और 8वें महीने में, पौधा लगाने के चौथे और 8वें महीने में छिड़काव कर दें। और बोरेक्स, बोरिक एसिड से बोलते हैं, या बोरान, ये दोनों ही बहुत ही सूक्ष्म तत्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बोरिक एसिड जो है या बोरेक्स जो है, आप 1 ग्राम बोरेक्स 1 लीटर पानी में, जैसे 0.1%, इसको लेकर के आप चौथे और 8वें महीने में, जिंक सल्फेट और बोरेक्स का छिड़काव चौथे और 8वें महीने में आपको पौधरोपण के बाद करना चाहिए, जिससे कि फल की गुणवत्ता बढ़िया हो जाती है और फल की जो क्वालिटी और फल का शेप बहुत ही बढ़िया होता है। जी बिल्कुल। गुरु साहब जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर पांडे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि गन्ने के जो किसान हैं उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए? पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में किसान भाइयों को मुझे ये बताना है कि ये पोटास का प्रयोग नहीं करते बहुत सारे किसान। तो प्रति एकड़ अनुशंसित पहले तो है कि खेत में गन्ने के बाद गन्ना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और गन्ने की बिजाई से पहले संभव हो तो कंपोस्ट जरूर डालें या हरी खाद पहले कर लें। इसके बाद जब उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक हमें प्रति एकड़ डीएपी, डाइमोनियम फास्फेट 1 बैग, म्यूरेट ऑफ पोटास 33 से 35 किलोग्राम, यही 2 खाद मिलाकर बिजाई से पहले कूड़ों में डाल के इसके ऊपर बीज रखें जी। और 3 बार 3 बैग यूरिया गन्ने में डालना है जी। और अगर मिट्टी की जांच हो, मिट्टी की जांच के उपरांत उसमें किस सूक्ष्म तत्व की कमी है उस तत्व को डालें। वैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बस यही हमने बताया कि 33 से 35 किलोग्राम पोटास और 1 बैग डीएपी बिजाई के समय चाहिए। और 3 बार जून से पहले
3 बैग यूरिया टॉप ड्रेसिंग चाहिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और गन्ने के किसानों के लिए बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी और इसके जी इसके धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो विस्तार से जाना आज आपने पपीते की खेती और बसंतकालीन गन्ने की बुआई के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा के विषय कौन से रहेंगे। तो कल बातचीत होगी सर्द ऋतु में मछलियों की देखभाल के बारे में और इसके अलावा बदलते मौसम में पशुओं की देखरेख पर भी कल चर्चा होगी। तो इन विषयों पर कल के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और इसके साथ ही हेलो किसान का पेज खुल जाएगा जिस पर आप अपने सवाल या सुझाव हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसके साथ ही आप जुड़ जाएंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर और इसके साथ ही आप हेलो किसान कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम